सूरत पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार पूरे देश में फैले थे। ये गिरोह देश में करोड़ों की नकली करेंसी मार्केट में उतार चुका था। इस गिरोह के लोग सूरत से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई तक फैले थे। इस बार सूरत पुलिस ने नकली नोटों के व्यापार की मास्टरमाइंड को ही गिरफ्तार कर लिया। पहले बेंगलुरु और अब चेन्नई। गुजरात में नकली नोटों के राज्यव्यापी कारोबार का जैसे जैसे भांडाफोड़ हो रहा है, एक बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा हो रहा है। गुजरात की सूरत पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने चेन्नई से गिरोह के सरगना सूर्या सिल्वरराज को पकड़ा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम को तात्कालिक चेन्नई रवाना किया और इस टीम ने बहुत मेहनत करके और बहुत सावधानी पूर्वक इस आरोपी को सोते हुए इसके घर से पकड़ा। इस मुख्य आरोपी का जो चेन्नई में रहता है उसका नाम है सूर्या सिल्वरराज। इसके पास से 500 के दर की 17 लाख रुपया कीमत की चलनी नोटों, कलर प्रिंटर 2, 20 रुपए के स्टैम्प पेपर 21,900 और 20 रुपए के स्टैम्प पेपर जिन पे नोट इसने छापे हुए हैं, ऐसे नोट 1,170, जिस फ्रेम में ये 500 रुपए की नोट बनाता था। इस तरह से सभी साधन सामग्री वहां से इस अपराधी के घर से, इसके पास से कब्जे ली गई। अब हम आपको गुजरात में नकली नोटों के राज्यव्यापी कारोबार का भांडाफोड़ कैसे हुआ ये बताते हैं। सबसे पहले सूरत पुलिस के कंट्रोल रूम को शहर के अमरोली इलाके में रहने वाले एक शख्स ने नकली नोटों के कारोबार की जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर अमरोली थाना पुलिस ने शांतिलाल मेवाड़ा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पुलिस की गिरफ्त में आया शांतिलाल मेवाड़ा ने वो अपने रिश्तेदार विष्णु मेवाड़ा से नकली नोट हासिल किया करता था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आगे पता चला कि बेंगलुरु में बैठा माइकल सूरत के मेवाड़ा बंधुओं को नकली नोट सप्लाई किया करता था। पुलिस ने बेंगलुरु से उसे भी गिरफ्त में ले लिया। तीसरे आरोपी माइकल फर्नांडिस से पूछताछ हुई तो सूरत पुलिस को पता चला कि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में रहने वाले एक सूर्या सिल्वरराज इस नकली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड है। इसलिए सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने चेन्नई पुलिस को साथ लेकर आरोपी सूर्या सिल्वरराज को 21 अप्रैल की सुबह उसके घर पर छापा मारकर पकड़ लिया था। 21 अप्रैल की सुबह 2 राज्यों की पुलिस की सामूहिक छापेमारी में उसके घर से नकली नोट छापने की फैक्ट्री भी मिली थी। पुलिस ने सूर्या सिल्वरराज के घर से 17 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। इसके अलावा नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली 3 कलर प्रिंटर, 3 कटर मशीन, लेमिनेशन और हिटिंग मशीन, 70 पीस मार्कर और 20 चाइना पेपर भी जब्त किया है। आरोपी सूर्या सिल्वरराज 2016-17 में शेयर का बिजनेस करता था और उसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद ये शॉर्टकट के तरीके ढूंढता था कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए और वहाँ इसने 3D एनिमेशन का कोर्स भी किया चेन्नई में। और बाद में इसने सोचा कि इंटरनेट पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी मदद से ये हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट बनाएगा। सिल्वरराज से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि वो 2016-17 में शेयर बाजार में काम किया करता था। तभी घाटा हुआ और उसने शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए नकली नोट छापने का ये रास्ता अख्तियार किया। इस पूरे आपराधिक नेटवर्क को पकड़ने में अभी तक 4 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। बाकी इसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बहुत गंभीर प्रकार का अपराध है। सभी कंसर्न्ड एजेंसीज के साथ भी हम संकलन करेंगे और इसकी जड़ों तक पूरी तरह जाके सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और आगे से कोई इस तरह का हिम्मत ना करे, इस तरह इन अपराधियों को सजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेंगलुरु से पकड़े गए आरोपी माइकल फर्नांडिस ने दिसंबर 2022 से सूर्या सिल्वरराज के पास से 79 लाख रुपए की नकली करेंसी ली थी और उसके बदले में आरोपी ने 15 लाख रुपए चुकाए थे। 2022 में इसने नोट छापने शुरू किए। कुल अलग अलग राज्यों में इसने अभी तक महाराष्ट्र,
गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और तेलंगाना में 2,12,38,000 रुपया कीमत के जाली नोट इसने पहुंचाए हैं। नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह के तार लगभग पूरे देश में फैले हुए हैं। सूरत पुलिस की जांच में पता चला है कि देश के महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और तेलंगाना राज्यों में कुल 2,12,38,000 रुपए के नकली नोट भेजे गए हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। नवसारी जिले में रहने वाले एक हिंदू युवक ने आरोप लगाया कि शाइस्ता नाम की एक मुस्लिम लड़की उससे प्यार करती थी। दोनों 5 वर्ष से रिलेशन में थे, लेकिन जैसे ये बात शाइस्ता के परिवार वालों को पता चली, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस जांच में कुछ और ही बात निकलकर सामने आई। शाइस्ता का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया। एक हिंदू लड़के के नाम अपनी जिंदगी करनी चाहिए, लेकिन शाइस्ता के परिवार को ये कतई मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने शाइस्ता की हत्या कर दी और शव को आनन फानन में दफना दिया। शाइस्ता के परिवार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं नवसारी जिले में रहने वाले ब्रजेश नाम के युवक ने, जो अपनी प्रेमिका शाइस्ता की मौत के बाद से सख्ते में है। यही वजह है कि ब्रजेश ने सूरत रेंज के आईजी से मदद की गुहार लगाई है और शाइस्ता के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की अपील की है। શું પોલીસે જવાબ આપ્યો? પોલીસે જવાબ આપ્યો તો અમારો સંબંધ શું છે, તમે મેરેજ કરેલા છે, પછી અમુક જગ્યાએ તો અરજી વાંચી જ નથી, પછી નવસારી વાળા તે વલસાડ મોકલેલા, વલસાડ વાળા એમ કે ખેરગામ જાઓ, તો હવે ફરિયાદ કોને આપી છે? હવે ફરિયાદ સુરત જઈને આઈજી સાહેબને આપી છે। શું કીધું? આઈજી સાહેબે અરજી સ્વીકારી છે, હજુ કંઈ જવાબ નથી। ब्रजेश दावा करते हैं कि वो पिछले 5 साल से शाइस्ता के साथ रिलेशन में था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से शाइस्ता से शादी नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि उसने शाइस्ता को उसके परिवार के साथ कुछ वक्त और रहने को कहा। મારો 5 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો, છોકરી ઘરે નહીં હતી, પછી મારા ફ્રેન્ડને અમે સાથે જ હતા, એટલે મારા ફ્રેન્ડ પર કોલ આવ્યો કે મેં વલસાડ આવેલી છું તો તું મને લેવા માટે આવે। તો મેં વલસાડ લેવા માટે મોહમ્મદભાઈ લોકોને એવું કીધું કે તું વલસાડથી લાવીને મને કલવાડા છોકરીને આપી દે। એટલે મેં છોકરીને વલસાડ ડેપોથી લઈને અહીંયા કલવાડા આવ્યો, પછી છોકરીને આપી દીધી। છોકરીએ એમને બધું કીધું, એ લોકો આવેલા છે, તો એણે મને એમ કીધું કે ઘરે જઈને તને મેસેજ કાં તો કોલ કરા એમ। પછી બીજે દિવસે મને એવી વાત મળી કે એ ફાંસો ખાઈ ગઈ છે। उधर शाइस्ता के परिवार का कहना है कि शाइस्ता ब्रजेश से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले शाइस्ता ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं अब तंग आ गई हूँ। आप मेरी मौत के बाद ब्रजेश को कुछ मत करना। ब्रजेश मुझे अपनाना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे घर में तेल लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुझे खुश नहीं रख सकता, पर मैं जब कुछ कमाने लगूंगा तब तुझे ले जाऊंगा। मम्मी मैं अगर मर जाऊं तो अल्लाह के वास्ते ब्रजेश को कुछ मत करना, उसे माफ कर देना और मेरी मैयत पे उसे जरूर बुलाना और मेरा मुंह दिखाना। प्लीज मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। उधर ब्रजेश की शिकायत पर सूरत रेंज आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शाइस्ता सहित शेख के शव को कालथान कब्रिस्तान से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने आत्महत्या ही की थी। उनको ऐसा शक था कि मैं हिंदू हूँ और लड़की मुस्लिम है, तो उनके परिवारजनों ने मुझसे शादी ना हो इसलिए उनको मारकर उसको दफनाया दिया है, ऐसा उसका एक मानना था और उन्होंने एक एप्लीकेशन करी थी। उसके आधार पर पुलिस डिपार्टमेंट ने जानवा जो जलालपुर पुलिस स्टेशन में करके जो शाइस्ता थी उसको जो दफनाया गया था उसको कब्रिस्तान से वापस निकालकर उसका साइंटिफिक से फॉरेंसिक से पीएम कराया गया और फॉरेंसिक पीएम में उनकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें सुसाइड आई है और सुसाइड की हुई ऐसा जानने को मिला है और उसका रिपोर्ट भी एक प्राथमिक रिपोर्ट आ गया है। मतलब ये कि ब्रजेश अपनी प्रेमिका के जाने से इस कदर परेशान है कि उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि उसकी शाइस्ता खुद अपनी जान दे सकती है। फिलहाल पुलिस और परिवार वाले ब्रजेश को समझाने में लगे हैं। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात के बीजेपी सांसद मनसुख वसावा अपने बेबाक अंदाज के कारण अपनी ही सरकार पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। मनसुख भाई इस बार गुजरात में सक्रिय रेत माफिया से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। उन्होंने कहा रेत माफिया उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल देना चाहते हैं। मनसुख भाई पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बदइंतजामी का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। बीजेपी सांसद को जान का खतरा, रेत माफिया करना चाहते हैं हत्या। मनसुख वसावा का बड़ा आरोप, रेत माफिया को मिलता है राजनीतिक सपोर्ट। भरूच जिले से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा रेत माफिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। वे लगातार नर्मदा नदी से बालू का खनन करने वाले रेत माफिया की पोल खोलते रहते हैं। यही वजह है कि अब रेत माफिया उन्हें अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। रेत माफिया अवैध रेत के ट्रकों के नीचे मनसुख वसावा को कुचल देना चाहते हैं और ये डर अब सांसद को भी सताने लगा है। मनसुख वसावा की जान पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह उनकी एक ट्विटर पोस्ट भी है। श्रीरंग एंटरप्राइजेस के ट्रक GJ16AY 9454 ने नरेश्वर के पास एक शख्स को बेरहमी से कुचल दिया। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको किसकी मंजूरी चाहिए? पिछले साल भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। माफिया और कितने गरीब परिवारों की कुर्बानी लेंगे? तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा मैं गुरुवार को नरेश्वर में धरना दे रहा हूं। इसके अलावा बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने अपनी ही बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिले में रेत माफिया को बहुत सारे राजनेताओं का संरक्षण मिलता है और प्रशासन की मिलीभगत से नर्मदा में बालू का अवैध खनन होता है। इसके खिलाफ उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी पत्र लिखा है। मैं रेत माफिया के विरोध में प्रजा के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि ये रेत माफिया कभी एक दिन मुझे भी ट्रक के नीचे कुचलकर मार डालेंगे, क्योंकि गुजरात में कई घटना घटी हैं, जिसमें कई अधिकारियों पर रेत माफियाओं ने ट्रक चढ़ा दी। मैं सत्य की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा और प्रशासन को रेत माफिया के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो मैं सड़क पर आकर जन आंदोलन करूंगा। वैसे सांसद महोदय का डर गलत नहीं है, क्योंकि गुजरात में अवैध गतिविधियों को रोकने वालों पर ट्रक चढ़ाने का सिलसिला काफी पुराना है। पिछले साल जुलाई में आणंद जिले के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल ने ट्रक रोकने का प्रयास किया था, तो ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था। ऐसे में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा की सुरक्षा तत्काल बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही रेत माफियाओं पर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। भरूच से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। सिलवासा का एक अस्पताल ऐसा अस्पताल बन गया जहां न पर्ची की ज़रूरत है न किसी रिपोर्ट की। यह अस्पताल पेपरलेस है। यहाँ बस आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और आपको एक कार्ड मिलेगा। ये कार्ड आपकी सारी समस्याओं का हल है। सिलवासा का ये सरकारी अस्पताल अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बड़ी बात ये भी है कि केंद्र शासित प्रदेशों में ये पहला सरकारी अस्पताल है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। मतलब दादर नगर हवेली के सिलवासा में बने इस विनोबा भावे हॉस्पिटल में अब मरीजों को पर्ची लेकर नहीं घूमना पड़ता, बस एक कार्ड से काम चल जाता है। बस आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नए पेशेंट है तो खुद फिजिकल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पुराने हैं तो वो कियोस्क से और वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद वो जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर के टेबल पे ऑलरेडी ये डाटा पहुंच गया रहता है। डॉक्टर्स इनका ओपन करके फिर उसमें ट्रीटमेंट लिख देते हैं और उनका सिम्टम्स, साइंस और इन्वेस्टिगेशन जो देना है वो लिख देते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराने ब्लड के लिए या एक्सरे के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनका एक कार्ड रहता है जिसमें बार कोडिंग रहता है। वो कार्ड वहाँ दिखा देते हैं, तो उससे उनका ब्लड सैंपल या एक्सरे या कुछ जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। दवाइयों के लिए भी यही व्यवस्था है। डॉक्टर ने अगर दवाइयाँ लिखी है तो मेडिसिन काउंटर पर भी आपको बस कार्ड दिखाना है, आपको आपकी दवाइयाँ मिल जाएंगी। मतलब अस्पताल में एंट्री से लेकर इलाज तक बस आपको अपना कार्ड साथ रखना है। कार्ड भी ऐसा कि जन्म के समय बन गया तो आखिर तक यही कार्ड काम आता है। आपको बार बार नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है ये व्यवस्था अस्पताल और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद है।
पेपरलेस होने से सरकार को बड़ा फायदा है, क्योंकि स्टोर से लेके दवा का डिस्पर्सल वो पूरा ट्रांसपेरेंसी आ गया, तो पिल्फरेज टोटली बंद हो गया। दूसरा है कि हर बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स जो होते हैं और स्पेशली जो गरीब वर्ग के होते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखते नहीं हैं और भूल जाते लाने को। इस बार इसमें क्या एडवांटेज है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड बन रहा है। शुरू से यानी बच्चा पैदा हुआ तब से लेके बुढ़ा होते तक पूरा रिकॉर्ड उस फोल्डर में है। इससे बेहतर भला क्या हो सकता है कि अस्पताल जाने से पहले पुराने पर्चे नहीं ढूंढने पड़ते और न ही डॉक्टर को बार बार अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ती है। सिलवासा के इस अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है।